जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटी। भारत के महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक विद्यार्थी, एक बहुजन छात्र विदेशों में जाता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए लंदन जाता है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहां से भारत वापस लौटने के बाद अपनी डिग्री, अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो महापुरुषों के आंदोलन को समर्पित कर देता है। जिन्होंने ये काम किया है, जो ये वो छात्र है, बहुजन समाज के अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणादायी एक ये घटना है, ये इंसिडेंट है। ऐसा जिसने किया है वो नवीन राउत आज हमारे साथ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है 1 साल की डिग्री सोशियोलॉजी की जो डिग्री है वो उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी लंदन में की है। अब वो भारत आ गए हैं और उन्हीं से हम लोग बात करेंगे, उनका किस प्रकार से सफर रहा, क्या कुछ उनको दिक्कतें आई और बहुजन समाज के अन्य छात्रों को वो क्या कुछ प्रेरणा दे सकते हैं, क्या कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले नवीन राउत, एमएनटीवी पर आपका स्वागत है। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय दिया, क्योंकि आपको भारत आने के बाद अपने पढ़ाई में और जो आपको अन्य काम जो करने हैं उसमें आप बिजी होंगे, लेकिन उसमें से भी वक्त निकाल कर आपने हमें वक्त दिया है और बहुजन समाज के लोगों को अपनी जानकारी देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए मैं आपका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रिस्टॉल में आपका सफर कैसा रहा? भारत से ब्रिस्टॉल आप कैसे गए, क्या गए, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके परिवार का बैकग्राउंड किस प्रकार का है, आर्थिक परिस्थिति उसकी, और उसके बारे में, आपके परिवार के बारे में और आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताइए। सबसे पहले धन्यवाद और जय भीम जय भूल निवासी सबको। मैं मेरे अगर परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरा जो परिवार है वो उनका ट्रेडिशनल जो व्यवसाय है वो है फल बेचना। तो और मेरी दादी माँ फल बेचती है और उनसे ही ये फल बेचने का ये था, व्यवसाय था। लेकिन मेरे पापा जो है वो हमारे यहाँ के कोल्हापुर की जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने पियोन का जॉब उनको लगा और वो शिवाजी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अभी भी है। तो मेरा परिवार कुछ लोअर मिडिल क्लास ही कह सकते हैं आप। लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ मैं। इतनी कुछ आर्थिक तंगी भी नहीं थी और इतनी कुछ आर्थिक मतलब अच्छा भी नहीं था कि हमारा खूब सारा पैसा है या फिर प्रॉपर्टी है, ऐसा भी नहीं था। लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। जी जी। तो इस परिस्थिति में आपने मतलब क्या आप पहले से ही इतने होशियार और पढ़ाकू किस्म के छात्र थे अपने स्कूली जीवन में या कॉलेज में? जी, ये तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं। स्कूली जीवन में इतना पढ़ाकू में नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत ही मतलब खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था और बाकी चीजों में पढ़ाई से ज्यादा। स्कूल होने के बाद भी मेरा मतलब इतना पढ़ाई में रस नहीं था। पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा बाद में आया जब मुझे माननीय वामन मेश्राम साहब का मैंने स्पीच सुना। तो उसके बाद मुझे मतलब किताबें पढ़ने की कहाँ आदत हो पर गई। कहाँ पर सुना अम, ये? आप कार्यक्रम में गए थे उनके या फिर सोशल मीडिया में ही? मुझे हमारे यहाँ के सर है सुभाष बिरांजे। तो जी उन्होंने वो मेरे दोस्त ही हैं, उन्होंने वीसीआर पे मुझे वो वीडियो दिखा था। मुझे आज भी याद है, प्रजासत्ताक भारत में प्रजा की सत्ता कहाँ है। तो उसमें वामन मेश्राम साहब का जो विश्लेषण है कि भारत में प्रजासत्ताक भारत कहते हैं और प्रजा की सत्ता उसमें कहाँ है, जो विश्लेषण था उसे मैं बहुत प्रभावित हो गया। फिर सोशल मीडिया में बामसेफ का एक महापुरुष डॉट इन नाम की एक वेबसाइट थी। अभी वो शायद वो अभी बंद है, लेकिन यूट्यूब आने की वजह से यूट्यूब पे आ गया, इसलिए फिर वहां पे वीडियोस अपलोड करते थे बामसेफ के लोग। तो वहां पे मैं सारे वीडियोस डाउनलोड करके 2012-13 साल था। तो उस वक्त में मेश्राम साहब के सारे वीडियोस मैं देखने लगा। और उसमें वामन मेश्राम साहब जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन जो समझाते थे, क्योंकि मेश्राम साहब हमेशा समझाने का बात करते हैं, कभी भाषण नहीं करते। तो इससे मैं प्रभावित हो गया कि ये समझा रहे हैं। और बाबा साहब के बारे में या महापुरुषों के बारे में जब वो बताते थे तो मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके
बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ता था, इसलिए महापुरुषों के आंदोलन का मुझे ज्ञान होने लगा। और बामसेफ का गाइडेंस लेके मैं बामसेफ के कार्यक्रमों में अटेंड करने लगा। और उसके बाद मुझे इच्छा हुई कि मुझे सोशल साइंसेस में बाबा साहब अम्बेडकर का जब किताबें पढ़ता था तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सारे लेखकों के, हाँ, तो ये बात थी कि वामन मेश्राम साहब का प्रजासत्ताक भारत में प्रजा, ये जो वीडियो था, ये जो बनाया हुआ था मूल निवास पब्लिकेशन ने जो कैसेट बनाया हुआ था, उस वक्त कैसेट्स होती थी, तो वो सुभाष बिरांजे सर बहुत प्रभावित हो गया। और मेश्राम साहब का जो समझाना, एनालिसिस जो है, विश्लेषण है भारत की वर्तमान स्थिति का, उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। और उसके बाद में मेश्राम साहब के महापुरुष, वो बामसेफ की जो वेबसाइट थी, उस पे सारे वीडियोस मैंने डाउनलोड कर लिया और सारे के सारे वीडियोस मेश्राम साहब के देख लिए। उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। और मेश्राम साहब भाषण में जब बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बाकी सारे महापुरुषों का जब आंदोलन, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी में जाके, वो लाइब्रेरी में जाके, मेरे पापा के लाइब्रेरी कार्ड पे में जाके वो किताबें देखता था और बाबा की हुई किताबें मैं पढ़ता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई किताबों में बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा अपनी किताबों में संदर्भ, बहुत दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के संदर्भ उसमें देते रहते थे। तो वो मैं ओरिजिनल सोर्स उन विद्वानों का, जैसे जॉन डूवी हो गए, या फिर एफ ए हायक, फ्रेडरिक हायक हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, ऐसे सारे विद्वानों की जो बाबा साहब अम्बेडकर बातें करते थे कोई भी बात करने के लिए, तो वो मैं जाके ओरिजिनल सोर्स पढ़ने की आदत मुझे लग गई। वो ओरिजिनल सोर्स पढ़ने की आदत जब मुझे लग गई, तो गिडिंग्स हो, ये सोशोलॉजिस्ट हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर वो बात कहते हैं, द सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो है बर्ट्रांड रसल के, उस पे रिव्यू उन्होंने लिखा था कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बाय मिस्टर बर्ट्रांड, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिव्यू किया था उसका, उस किताब का, तो मैंने सोशोलॉजी की तरफ, मुझे उस रिव्यू की वजह से मेरा ध्यान ध्यान आकर्षित हुआ, किताबें पढ़ने लगा। सोशोलॉजी की किताबें, सोशोलॉजी इसलिए क्योंकि समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है और इतिहास में जो समाज था और भविष्य में क्या होगा समाज का, ये समाजशास्त्र हमें सिखाता है। इस समाजशास्त्र की ये बात है, अभी क्या हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं, सामाजिक, तो या में या देश में या हमारे समाज में, ये समाजशास्त्र हमें सिखाता है, इसलिए समाजशास्त्र की और रुख हो गया। तो इसलिए मैंने पहले राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जो मुक्त विद्यापीठ कहते हैं उसको महाराष्ट्र में, वहां पे मैंने एडमिशन ले लिया कि मुझे लगा कि मुझे एक डिग्री होनी चाहिए मेरे पास, इसलिए मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया। और वहां पे ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए मैंने सोशोलॉजी के लिए एडमिशन ले लिया। ऐसा किया मैंने। और मास्टर्स के, मुझे पढ़ाई में और पढ़ने में ज्यादा रस था, तो वहाँ के प्रोफेसर्स लोगों ने भी मुझे कहा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा विश्लेषण करते हो, मतलब क्लास में जो डिस्कशन होता था क्लास में, तब मैं बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर। यूथ पार्लियामेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूथ पार्लियामेंट की एक कंपटीशन होती है, तो उसमें मुझे मानेसर जो है हमारे, उन्होंने, प्रहलाद मानेसर ने, प्रोफेसर है शिवाजी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि आप इसमें भाग लीजिए, आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। तो मैंने अच्छी स्पीच की भारत की आर्थिक नीति पर, उस वक्त की 2016-17 की, और उस पे जब बोला तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का के लोग आए थे इवैल्यूएट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को, तो उसमें मुझे सर्वोत्कृष्ट संसद पट्टू, बस बेस्ट यूथ पार्लियामेंट्रियन, ऐसा उस वक्त। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे मुझे, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लेवल का अगर ज्ञान, तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया था, जितना कष्ट लिया था ज्ञान हासिल करने के लिए, वो करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों में जाकर पढ़ाई किया थे, इसलिए मैंने, मेरे दिमाग में आया कि मैं भी विदेशों में जाकर पढ़ाई करूं। इसलिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कैसे जाया जा सकता है। और मुझे एक बार मूल निवासी नायक जो व्हाट्सएप ग्रुप है बामसेफ का, उस पे नोटिफिकेशन एक आई थी कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बच्चों को विदेशों में जाके पढ़ाई के लिए अवसर करने के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल सकती है, वो कैसे अप्लाई करें। तो वो दोनों चीजें हो गई, तो मैंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया।
और वहाँ पे मुझे एक्सेप्ट भी कर दिया। उसमें सामाजिक असमानता पे मैंने ऐसे जो लिखा वो वहाँ की एडमिशन कमेटी को पसंद आया और उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया एडमिशन। क्या क्या ऐसे का क्या सब्जेक्ट था, मतलब क्या, अगर आप उसका निचोड़ अगर बताना चाहेंगे तो क्या था उस ऐसे में? उस ऐसे का मेरा कंक्लूजन था कि अगर आप भारत की असमानता का अभ्यास करो तो आपको दुनिया की किसी भी असमानता का सेपरेट अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जितनी असमानता से असमानता के जितने भी परिणाम हो दुनिया में, वो सारे के सारे आपको भारत में मौजूद मिलेंगे। तो आपको मैंने वो प्रूफ सामाजिक हो, आर्थिक हो, या पॉलिटिकल असमानता हो, बहुत सारी चीजों का मैंने विश्लेषण करा था। तो वो यही निचोड़ कह सकूंगा मैं उसका। जी जी। अब ये बताइए कि आपने भारत में भी शिक्षा ली है, भारत में तो आपका जन्म हुआ, आप यहीं पर आप पले बड़े, शिक्षा आपकी हुई, और आपने विदेश में जाकर भी, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी लंदन में जो है वहां जाकर भी आपने पढ़ाई की। तो क्या समानता है या कितना अंतर इन दोनों शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता में आपको देखने को मिला? जी, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारा अंतर है। और बहुत बड़ा अंतर कहूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि विदेश में जाके मैं ये अनुभव लेके आया हूँ कि वहाँ जो आपको फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाता है आपकी पढ़ाई में, जी वो भारत में अभी तक मुझे लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। भारत में ये है कि आपको दिए हुए प्रश्न है, दिए हुए सिलेबस है, उसमें से आपको अभ्यास करना है और वही रट्टा मार के पेपर में प्रोड्यूस करना है। वैसे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में वैसे नहीं है। वहां पे आपको अपनी बुद्धि से आपका विषय चूज करके, आपको अपना खुद का क्वेश्चन चूज करके, आपको अपनी थीसिस या आपका ऐसे निर्माण करना पड़ता है। उसमें आपको फ्रीडम ऑफ थॉट आपके प्रोफेसर्स के द्वारा और आपकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि बाहर के देशों में प्लेजरिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्लेजरिज्म ये है कि दूसरों का काम आप अपना करके अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। आपको उसका संदर्भ देना होगा कि ये इसने कहा है, मैं इसे मान्य करता हूँ, इसे अमान्य करता हूँ। लेकिन आपका कुछ हद तक ओरिजिनल वर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछने की बहुत आजादी उन्होंने दी रखी है, और कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक पे लिखने की आपको आजादी है, ऐसे यहाँ पे नहीं है। जी जी। शिक्षण, ये तो गुणवत्ता की बात हुई, शिक्षा व्यवस्था की किस प्रकार से बात है, किस प्रकार से उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, बच्चों के साथ उनका क्या रवैया रहता है? आपको मगर एक अगर छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल भी मैंने कर दिया वहां के, तो उनका गारंटीड रिप्लाई 15 मिनट के अंदर आ जाता है, डिटेल्ड रिप्लाई। ये हुई छोटी सी बात। और दूसरी कि अगर विद्यार्थी को किसी शिक्षक से या किसी किसी भी चीज से कॉलेज के अगर प्रॉब्लम हो, वैसे तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनकी व्यवस्था अच्छी करके रखी हुई है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो और उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो 48 घंटे में उस कंप्लेंट को उसको ध्यान रखा जाता है और 48 घंटे में उसका निवारण किया जाता है उस कंप्लेंट का। वहाँ की सिस्टम ऐसी है कि वहाँ के जो वर्ग है, उस वर्ग में सिर्फ 30 से 40 लोग होंगे, लेकिन उस वर्ग की कैपेसिटी 200 लोगों की होगी। इतना उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, और उनका ये है कि तुरंत कोई भी काम करना, ये है। और उनके प्रोफेसर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट को लेकर इतने पैशनेट होते हैं कि वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को ही जीते हैं, इतने पैशनेट होते हैं, और अपने विद्यार्थियों को वो निजी तौर पर ध्यान देकर सिखाते हैं। ऐसा हमारे भारत में नहीं है। जी, भारत में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे मामले भी है, रोहित वेमुला का उदाहरण है, डेल्टा मेघवाल का उदाहरण है, या फिर हाल ही में पायल तडवी का हम उदाहरण देख सकते हैं। तो क्या वहां पर इस प्रकार से स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जाता है, या उनको उनका अपमान करना, या उनको जिस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना जो भारत में होती है, क्या उस प्रकार का माहौल वहां पर है कि प्रशासन या अन्य जो शिक्षण व्यवस्था है वो बच्चों के साथ में उनका कैसा रवैया है? आपको क्या अनुभव है?
जी बिल्कुल, मुझे मुझे जो अनुभव आया तो मैंने देखा कि जितना ज्यादा हो सके उतना बच्चे को, स्टूडेंट को फ्री और फ्रीडम से रहने की आजादी, और उसका मेंटल जो स्थिति है, उसकी मेंटल जो हेल्थ है, वो अच्छे से अच्छे कैसे रहे, ऐसी आपको वहां पे व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की तौर से की जाती है। जब भी आप यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑफिस में जाओ तो आपको एक स्माइल से वेलकम किया जाता है। आपको एक माँ बाप की तरह बिठाया जाके आपको आपकी क्या प्रॉब्लम है ये पूछा जाता है। आप आपको वहां पे किसी भी तरह का कोई मेंटल या फिजिकल आपको कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए वो आपको ये सब चीजों की वो मतलब ये लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। और वहां पे इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे ऑफिसेस है जो स्पेशली इन चीजों के लिए, कि कोई कंप्लेंट हो या फिर मेंटल अगर प्रॉब्लम, अगर मेंटल इलनेस से कोई गुजर रहा है या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कोई गुजर रहा है विद्यार्थी, तो इसलिए स्पेशल सेल उन्होंने बना रखे हैं। तो वहां पे जाके वो मदद ले सकता है। और प्रशासन जितना ज्यादा हो सके उतना स्टूडेंट्स की लाइफ आसान करना, ये उनका हेतु है, और वो ऐसे ही काम करते हैं। जी, ब्रिस्टल में डिग्री लेने के बाद, वहां पर पढ़ाई करने के बाद, नवीन राउत, ये जो भारत में ब्रिस्टल जाने से पहले जो छात्र था, उसमें कितना परिवर्तन आ गया, वो कितना बदल गया आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बहुत सारा परिवर्तन आया है। मैं खुद परिवर्तन महसूस तो किया मैंने, और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, या फिर मेरे आसपास के लोगों ने भी मेरे में बहुत परिवर्तन महसूस किया। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस, आप आगे अगर स्टेज पर बोलने जाओ तो आप पे कोई हंसेगा नहीं अगर आप गलती कर दो तो। आपको प्रोत्साहन जितना देना चाहिए वो उतना देते हैं। आपको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो, किसी चीज को कोई समझ नहीं आ रही है आपको चीज, तो आपको पता है कि 100 बार आपका प्रोफेसर आपको वो समझाएगा। अगर 101 बार पूछो तो फिर भी वैसे ही समझाएगा जैसे पहली बार समझाया था। तो ये आपको मानसिक ये स्थिति, आपका जो ये है माइंड है, वो स्थिर रहता है इसकी वजह से। और इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और आपको रहना, स्टूडेंट तो है तो कैसे रहना चाहिए, आपको ज्ञान कैसे हासिल करना चाहिए, वो डिटेल आपको सिखाया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो डिटेल समझाया जाता है। स्टूडेंट लाइफ कैसे जीनी है ये डिटेल बताया जाता है। मोटिवेशन भरपूर दिया जाता है। और इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आपकी पर्सनैलिटी में आपका चलना बोलना, आपका मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाती है, आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बढ़ जाती है, आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो ये इतने और ऐसा सारे मुझे हुआ। बदलाव पहले नहीं थे। सेल्फ डिसिप्लिन की अगर बात करें तो वो नवीन राउत में पहले नहीं थे, ब्रिस्टल में विदेश में पढ़ाई करने के बाद वो आ गए। सेल्फ जी डिसिप्लिन जी की अगर बात, जी 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 मेरा जी। अगला मेरा अगला सवाल ये है कि आपने डिग्री लेने के बाद आपने कहा कि ये डिग्री मैं महापुरुषों को समर्पित करता हूँ, उनके संघर्ष को समर्पित करता हूँ। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं अभी तक, उनको आपने डिग्री अपनी समर्पित करी। लेकिन पढ़ाई तो आपने की है, मेहनत तो आपने ली है, जी खर्चा तो आपने किया है, जो भी जितना भी खर्चा हुआ वो आपने किया है। तो आपने वो डिग्री उन लोगों को समर्पित क्यों की? क्या वजह है? जी, मैं पहली बात आप या जी पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने भी होशियार हो, लेकिन आपको जब तक अधिकार नहीं है आपके देश में पढ़ने लिखने का, या फिर आपको अगर अधिकार नहीं है आजादी का, तो आप उस पैसे का और उस बुद्धि का कुछ नहीं कर सकते। हमें जो पढ़ाई लिखी लिखाई का जो अधिकार मिला 2000 साल से बंद था। 2000 साल तक हमें पढ़ाई लिखाई का कोई हक और अधिकार। क्या लोगों के पास बुद्धि नहीं थी क्या 2000 साल में? क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? वो सीख नहीं सकते थे क्या? बहुत सारे मराठा लोग भी थे, बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो बात छोड़ दीजिए, मराठा और ओबीसी लोगों को भी पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। तो क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? लेकिन उनके पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास था। धर्मशास्त्रों ने हमारी पढ़ाई लिखाई पर 2000 साल से प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये पढ़ाई लिखाई का अधिकार 108 साल के संघर्ष से, महात्मा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, 108 साल के संघर्ष से हमारे लोगों को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में आंदोलन की जो शुरुआत की, महात्मा फुले ने आगे बढ़ाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। इसलिए हम ये कर पाए। संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए जो अधिकार, ओबीसी के लिए जो अधिकार, मराठा लोगों के लिए जो अधिकार है, उसकी वजह से मैं विदेश जा सका।
इसलिए मैंने अपनी डिग्री महापुरुषों को पहले समर्पित की। माँ बाप को सब लोग समर्पित करते हैं, मैं उनसे कुछ मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप क्या पहले के लोगों के माँ बाप नहीं थे क्या? संविधान लिखने से पहले उन लोगों के भी माँ बाप थे, तो उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ा पाए उनके माँ बाप? संविधान लिखने के बाद ही तो माँ बाप पढ़ा पा रहे हैं। तो पहला अधिकार, अब पहला पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे महापुरुषों का है, और वो ही हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैंने उनको समर्पित की। जी, ये बहुत बड़ी बात नवीन राउत ने एमएनटीवी पर कही है। बहुत सारे लोग आज भी जो डिग्री लेकर आते हैं या अच्छे मार्क्स लेते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में भी ये बात नहीं आती, उनकी भी ये सोच नहीं बन पाती कि जिस स्तर पर आज मैं हूँ, जिस पद पर हूँ, वो बहुजन महापुरुषों की वजह से, उनके संघर्षों की वजह से है। और नवीन राउत जो कि अभी हाल ही में वो डिग्री लेकर आए, छात्र है, नौजवान है, उन्हें ये बात समझ में आई है। ये अपने आप में एक उनकी एक बड़ी उपलब्धि है कि वो इस प्रकार से सोच रहे हैं। नवीन राउत, अभी भी आप छात्र जीवन में हैं, आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और एक तरफ से आपकी पढ़ाई भी हो रही है। बहुत सारे जी। छात्र, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं पहले पढ़ाई कर लूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ काम करूंगा। लेकिन आप ये दोनों कर रहे हैं, तो ऐसे जो सोचने वाले जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे छात्रों को मैं तो पहले ये संदेश देना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपको अगर उस पढ़ाई का आप एप्लीकेशन अपने समाज के लिए नहीं कर सकते, तो आपकी सारी की सारी पढ़ाई व्यर्थ है। क्योंकि आपने अगर पढ़ाई की, आपने अगर डिग्री ली और आपने अगर नौकरी पाई, तो वह महापुरुषों के आंदोलन की वजह से पाई। आज की परिस्थिति में आपके महापुरुषों का आंदोलन से जो आपको नौकरी मिली, आपके अधिकार जो बचे हुए थे, वो आप अगर इंजीनियर बाप हो तो अपने बेटे को वो इंजीनियर नहीं बना पा रहा है, अगर डॉक्टर बाप हो तो अपने बेटे को वो डॉक्टर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि अपने हमारे सारे अधिकार इनडायरेक्टली छीन लिए जा रहे हैं। और ये अधिकार अगर आप नहीं बचाएंगे, तो आप अपने महापुरुषों से और अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान आदमी का आंदोलन 9वीं और 10वीं फेल लोगों के हाथ में चला गया, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने आंदोलन की तरफ आंख आंख भी नहीं देखा, भी नहीं आंख भी नहीं की। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को विद्यार्थी दशा में ही आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि महात्मा फूले विद्यार्थी दशा में आंदोलन में शामिल हो गए, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विद्यार्थी दशा में आंदोलन शुरू कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विद्यार्थी दशा में आंदोलन शुरू कर दिया था। इसलिए हम लोगों को भी विद्यार्थी दशा में आंदोलन में शामिल होना चाहिए। आंदोलन खड़ा करने का काम बामसेफ ने ऑलरेडी कर दिया है। हमको सिर्फ अपना जितना हो सके उतना समय उस आंदोलन को देना है, और पढ़ाई करते करते आप उस आंदोलन में एक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूरा समय नहीं देना, नहीं देना है, नहीं दे सकते, तो आप थोड़ा समय दे सकते हैं। आपको जितना हो सके उतना दे सकते हैं, लेकिन आपको समय जरूर देना होगा आंदोलन के लिए। ये बताना चाहता हूँ। और आपकी आप, हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अगर प्रायोरिटी दे अपने आंदोलन को, समय निकालना एक प्रायोरिटी होता है। आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक ऐसे सारी चीजों को इतना समय देते हैं, फिर भी पढ़ाई तो कर लेते हैं। वो सारी चीजें कैंसिल करके अगर आप महापुरुषों का आंदोलन और अपनी पढ़ाई दोनों एक साथ करना चाहे, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, और आपको समाज में जो काम करना है, आपके आगे के अधिकार, भविष्य का अधिकार, दोनों आप बचा पाएंगे। इसलिए आप दोनों कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मैं कोई कुछ भी समय नहीं दे पाऊंगा, मैं ये सोचता हूँ कि ये झूठ बोलते हैं। उनके पास समय है, लेकिन वो उनकी मनस्थिति नहीं है समय देने की। इनकी उनकी प्रायोरिटी नहीं है समाज का काम करने की, समाज को जागृत जी, करने उनकी की, उनकी प्रायोरिटी नहीं प्रायोरिटी है। नहीं। वो सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद कर लूंगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको नौकरी ढूंढने के लिए लग जाता है। नौकरी ढूंढने के बाद सेटल होने के लिए शादी, बच्चे, और रिटायरमेंट के बाद बूढ़े हो जाते हैं, और उस वक्त आंदोलन चला के क्या करेंगे? अगर नौजवान आंदोलन में शामिल नहीं होगा, तो आंदोलन बड़ा कैसे होगा? जी, वही आंदोलन सफल होते हैं जिस आंदोलन में नौजवानों की जो हिस्सेदारी है, नौजवानों की जो भागीदारी है, वो ज्यादा होती है। एक आखिरी सवाल नवीन, जो छात्र विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे आपने किया है, आपका जो अनुभव है,
जो अन्य छात्र विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पाते, उनको जानकारी नहीं मिलती, कैसे जाए, वो प्रोसेस उनको समझ में नहीं आती। तो आपके अनुभव से आप क्या मार्गदर्शन करेंगे उन छात्रों को? मैं जो विदेशों में जाना चाहते हैं वो बहुजन समाज के छात्रों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो इंटरनेट है वो ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का महासागर है। उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अगर विदेश जाना है तो आप अगर सर्च करें आपके सब्जेक्ट को और या आपके या प्रोसेस को कि कैसे जाना है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, जैसे मैंने दी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो है आईएलटीएस उसको कहते हैं। वो एग्जाम मैंने पास की। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, ये आप तैयारी कर सकते हैं। 1 साल मिनिमम दीजिए उस चीज को, और 1 साल में तैयारी कर दीजिए और एडमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। सारी की सारी चीजें वहां पे हैं। भारत सरकार नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए है, और वही मुझे लगता है कि ओबीसी के लिए भी है, चालू कर दी है। तो वो आप उसका सहारा ले सकते हैं, आपको वो मिल सकता है। वो आपके महापुरुषों ने दिया हुआ वो आपका अधिकार है। वो सारा का सारा जो स्कॉलरशिप है वो महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत आपको मिली है, तो उसका फायदा लीजिए। और इंटरनेट पे मिल जाएगी, या फिर अगर किसी को डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नवीन राउत इस फेसबुक आईडी पे जाके आपको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर किसी को डिटेल में भी बता सकता हूँ। बस यही कहना है कि हमारे जो छात्र है उनमें मेरिट की कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो कॉन्फिडेंस की और जानकारी की। आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि हम जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, तो आप जानकारी ढूंढने के लिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। ऑनलाइन सारी की सारी जानकारी उपलब्ध है। जो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट पे सारी की सारी जानकारी मौजूद है। आप सर्च करके, एक सर्च अवे है सिर्फ, उतने सर्च से कर सकते हैं आप। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप विदेश जाइए, भारत में पढ़ाई कीजिए। विदेशों में तो बहुत सारे अवसर है। वहाँ की पढ़ाई बहुत हाई क्वालिटी की है। और आपको वो समाज में कैसे जीना है, समाज का ऋण जो है वो कैसे अदा करना है, उस चीज का ट्रेनिंग विदेश की पढ़ाई देती है। और समाज में कहूंगा, हमें भारत के लोगों को, मूल निवासी लोगों को, जो भारतीय समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई पूरी करके आंदोलन में किस तरह से हम साथ सहयोग दे सकते हैं, ऐसे ये सोचना चाहिए। और छात्रों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो आंदोलन में आना चाहते हैं या फिर जो आंदोलन में आने के लिए उनके पास समय नहीं, ऐसा कहते हैं, कि अगर हम एक साथ अभी सारे छात्र अपना थोड़ा समय, जो थोड़ा देना चाहते हैं वो थोड़ा, जो थोड़ी बुद्धि देना चाहते हैं वो थोड़ी, जो पूरा समय देना चाहते हैं वो पूरा समय अगर दे, तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 10 साल में जो देश की भागदौड़ है वो हम लोगों के ही हाथ में आने वाली है। तो बहुत ही जल्द बामसेफ ने जो बेस तैयार करके रखा है, उसमें बामसेफ ने पेड़ उगा दिया है, उसके फल हम ही खाएंगे। तो इसलिए हमको थोड़ी और मेहनत करनी है और इस आंदोलन को साथ सहयोग देना है। 10 साल में इस व्यवस्था को हम लोग बदल डालेंगे आप सबके साथ से। जी, एक एक आखिरी सवाल रह गया मेरा। आगे आपका क्या विजन है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या गोल सेट है आगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने कहा कि मैं महापुरुषों के आंदोलन से बहुत प्रभावित हुआ, और बामसेफ के आंदोलन से मैं प्रभावित हुआ, वामन मेश्राम साहब के। तो मैंने मेरा सब्जेक्ट सोशोलॉजी चुना, और मेरी थीसिस जो है मास्टर्स की, वो मैंने सामाजिक आंदोलन हिंसक क्यों होते हैं, सामाजिक आंदोलन चलाने वालों को हथियार क्यों उठाना पड़ता है, इस पे मैंने लिटरेचर रिव्यू का एनालिसिस करके मैंने थीसिस लिखी थी। और मेरा अभी जो मैं कर रहा हूँ वो पीएचडी प्रपोजल तैयार कर रहा हूँ, जो मैं यूएस में पूरी करूंगा। 2021 में मैं जा सकता हूँ यूएस में, अभी तो बंद है सब। तब तक मैं यहाँ आंदोलन में साथ सहयोग कर रहा हूँ। तो मेरी जो थीसिस है वो भारत में सामाजिक आंदोलन की स्थिति और विदेशों में सामाजिक आंदोलन की स्थिति, इसका कंपेरेटिव एनालिसिस जो मेरी पीएचडी में थीसिस है, वो पीएचडी प्रपोजल ऐसा मेरा है। जी, तो आपका पीएचडी करने की मंशा है और साथ में ही बहुजन समाज को इस गुलामी से आजाद करने की भी आपकी मंशा है, वो भी आप कम कर रहे हैं। नवीन राउत, जी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। और बहुजन समाज के छात्रों को ही नहीं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को ये बात ध्यान में रखनी है। ये हमें प्रेरणा लेनी है कि हम जो काम करते हैं या हम लोग जिंदगी जो जी रहे हैं, जिस पद पर है हम लोग,
जितनी कमाई हमारी है उस पर सबसे पहला अधिकार उन महापुरुषों का है जिनकी बदौलत हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये बहुजन समाज को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आशा करता है, हम लोग आशा करते हैं कि बहुजन समाज के लोग, छात्र इससे कुछ सबक लेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे। फिर एक बार नवीन का शुक्रिया अदा करते हैं और यही पर रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।